तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक शहर को दिखाते हुए, जहां पर बहुत सारी लड़कियां प्रेस्टिट्यूट होती हैं जो कि अपने कस्टमर्स के आने का वेट कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर हम एक मैरी नाम की लड़की को देखते हैं जिसको अचानक से दो लोग आकर पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मैरी को इन लोगों को पैसे लौटाने थे जो कि मैरी अपने टाइम पर अरेंज नहीं कर पाती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ मैरी को लाने के बाद चाकू की नोक पर मैरी को 2 दिन का टाइम देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के वैश्यालय में लड़कियों को बांध कर रखा जाता है और उन्हें तब खोला जाता है जब उनका कोई कस्टमर उनसे मिलने के लिए आता है, और ज्यादातर टाइम उन्हें रस्सी से बांध कर ही रखा जाता है। अब यहाँ पर मैरी के हमें एक फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम एन क्रूक होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एन क्रूक पहले प्रेस्टिट्यूट थी, लेकिन बाद में उसने एक अमीर आदमी से शादी करके उसके साथ अपनी लाइफ सेटल कर ली और हाल ही में उसने एक बच्ची एलिस को जन्म भी दिया है। और अचानक से आज एन को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। अब एलिस को संभालने की जिम्मेदारी मैरी को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो एन क्रूक को कैसे ढूंढे। अब एन क्रूक की किडनैपिंग के बाद इस शहर में एक और लड़की का रेप होता है, जिसके बाद उसकी बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है और उसको मारने के बाद उसकी बॉडी से उसके गर्भाशय को काटकर निकाल दिया जाता है। और इस घटना के बाद इस शहर की एक के बाद एक लड़कियों के साथ ऐसा ही होता जा रहा था, और लड़कियों को मारने के बाद उनकी बॉडी से कोई ना कोई पार्ट तो गायब हो जाता है। लेकिन इनमें एक चीज कॉमन होती है, ये सारी प्रेस्टिट्यूट ही होती हैं और इन हत्याओं से पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। तब लोगों का मानना होता है कि ये सारी हत्याएं एक सीरियल किलर कर रहा है। अब यहाँ पर हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेडरिक होता है, जो कि इस तरह के केसों में एक्सपर्ट होता है क्योंकि उसको साइको विजन्स आते हैं जिसकी मदद से वो किसी भी केस को बड़ी आराम से सॉल्व कर लेता है। लेकिन आजकल वो खुद ही डिस्टर्ब रहता है क्योंकि कुछ टाइम पहले उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और ये घटना 2 साल पहले हुई थी जब उसकी वाइफ उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन फ्रेडरिक की वाइफ और बच्चा दोनों ही मारे जाते हैं और फ्रेडरिक आज भी उस सदमे से निकल नहीं पाया है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि फ्रेडरिक का साथी पीटर होता है। पीटर फ्रेडरिक का साथ देने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद अब फ्रेडरिक इन हत्याओं को बड़े गौर से स्टडी करता है। डेड बॉडीज के नीचे अंगूर के पार्ट्स मिले हैं, मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है कि किलर लड़कियों को पहले अंगूर खिलाता है फिर उनका रेप करता है, जिसके बाद वो उन्हें मार डालता है। फ्रेडरिक ने आइडिया लगाया है कि किलर कोई एजुकेटेड इंसान है, शायद वो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। जिस तरीके से इन लड़कियों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को निकाला जाता है उससे उसकी थ्योरी सच लगती है। इसके बाद इन क्रूक का भी पता कुछ टाइम बाद लग जाता है और वो एक वर्क हाउस में पाई जाती है और इसके साथ साथ उसके दिमागी हालात भी ठीक नहीं होते और यहाँ तक कि उसे अपने पास्ट का अधिकतर हिस्सा याद भी नहीं है। अब उसके आने के बाद डॉक्टर्स उसे कैद करके रखते हैं क्योंकि वो काफी हिंसक हो चुकी थी। बहुत बार तो वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती थी। उसे देखने के बाद मैरी और फ्रेडरिक ये आइडिया लगाते हैं कि एन के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है ताकि उसको चुप रखा जा सके, लेकिन अभी तक फ्रेडरिक किसी भी क्लू तक नहीं पहुंच पाया है। अब फ्रेडरिक इस केस की छानबीन करने के लिए फिजिशियन की डिमांड करता है, जिसके बाद विलियम नाम के एक आदमी को अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर फ्रेडरिक विलियम से बात करता है, जिसके बाद फ्रेडरिक इन केसों में यूज किए गए वेपन्स को दिखाता है। जिसके बाद विलियम को भी ये लग जाता है कि ये सब कोई आम औजार नहीं है, ये सारे के सारे औजार रिचुअल परफॉर्मेंस करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ विलियम को पता चल जाता है कि फ्रेडरिक ड्रग्स लेता है और इसी वजह से उसे अफीम का एडिक्शन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर विलियम से मुलाकात ने फ्रेडरिक की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि वो जितना सोच रहा था ये केस उससे भी ज्यादा कहीं उलझा हुआ है। अब इस केस की जांच पड़ताल में फ्रेडरिक मैरी से भी मिलता रहता है, जिसके बाद मैरी वहाँ की प्रेस्टिट्यूट लड़कियों के बारे में सब कुछ बता देती है और इसके साथ साथ वो मैरी की कुछ ही मुलाकातों में उससे इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर वो अपनी वाइफ के मरने के गम से दूर आकर मैरी के साथ कुछ खुशनुमा पल बिताने लगा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये दोनों बेहद करीब आते जाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक असिस्टेंट उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। तभी हम देखते हैं कि शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम फ्रीमेंशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन 13वीं सेंचुरी से चलता आ रहा है और ये लोग किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। तब यहाँ पर फ्रेडरिक को लगता है कि शायद इस मर्डर्स में इन्हीं लोगों का ना हाथ हो, लेकिन तभी यहाँ पर उसका सीनियर आता है जो कि फ्रेडरिक से मिलने के बाद उसके तरीकों को गलत बताता है और तो और उसने फ्रेडरिक को इस केस से भी सस्पेंड कर दिया। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद फ्रेडरिक इस केस को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि विलियम ही इस केस में विलन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर विलियम एनक्रॉस की बेटी एलिस का फादर है। एनक्रिक ने शादी की थी प्रिंस एल्बर्ट से और विलियम शादी के सारे विटनेसेस को मार देना चाहता है और कुछ टाइम बाद ही ये खुलासा होता है कि प्रिंस एल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया का ग्रैंडसन है। एल्बर्ट आजकल सिफिलिस बीमारी से मरने वाला है। विलियम का आइडिया ये होता है कि अगर एलिस ब्रिटिश एम्पायर का उत्तराधिकारी बन जाती है तो ऐसे में उसका खून इस एम्पायर को चलाएगा और आने वाली 20वीं सेंचुरी को एक तरह से विलियम ही जन्म लेगा। इसीलिए वो एक के बाद एक हत्या को अंजाम देता जा रहा था।
फेडरिक ने अपनी थ्योरी से ये सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। विलियम यहाँ पर फेडरिक से कहता है कि वो बहुत जल्द ही 20वीं सेंचुरी को जन्म लेने वाला है, जिसके बाद फेडरिक अपनी गन निकालता है और उससे कहता है कि तुम कभी भी अपनी जिंदगी में 20वीं सेंचुरी देख ही नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही वो गन चलाने वाला होता है तब तक विलियम का साथी फेडरिक पर वार कर देता है, जिसके बाद ये लोग फेडरिक को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उसे मारकर ये लोग ये मामला यहीं पर खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन फेडरिक फिर से उठता और इन लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इनका रथ भी पलट जाता है। जिसके बाद फेडरिक यहाँ से कैसे भी करके बचकर भाग निकलता है। अब तक मैरी की सुरक्षा का जिम्मा फेडरिक ने संभाल रखा था। जिसके बाद वो मैरी के पास पहुंचता है उसकी खबर लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो लेट हो जाता है क्योंकि मैरी यहाँ से जा चुकी होती है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो कि और भी खतरनाक और हिंसक हो चुका है और वो एक के बाद एक वैश्याओं को मारने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन बाद में फ्रीमेंशन ग्रुप के लोग ही विलियम को साइको सर्जरी करते हुए उसे पागल करार दे देते हैं, क्योंकि मेंसन्स को लगता है कि विलियम का बचे रहना उनके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर विलियम की भी हालात वैसे कर दी जाती है जैसे कि इन क्रूक की गई थी। फेडरिक को इन सब में एक सीक्रेट लेटर मिलता है, जो कि उस लेटर को मैरी ने लिखा होता है। वो लिखती है कि विलियम उसे मार देना चाहता था और इसके साथ साथ उसने एक प्रेस्टिट्यूट को मैरी समझकर मार डाला। फेडरिक हर हाल में इन सब से मैरी को बचाना चाहता था, लेकिन अगर उसने मैरी को ढूंढना शुरू किया तो फ्रीमेंशंस उसका पीछा करना शुरू कर देंगे और मैरी को मार डालेंगे। इसीलिए उसने मैरी को ना ढूंढने का फैसला किया। फेडरिक को यह बात समझ में आ जाती है कि उसका और मैरी का मिलना उसकी किस्मत में नहीं है, जिसके बाद वो मैरी के लेटर को जला देता है। अब हम देखते हैं कि फेडरिक के साथी पीटर को एक दिन फेडरिक की लाश मिलती है, क्योंकि फेडरिक ने अफीम का ओवरडोज ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद पीटर फेडरिक की आंखों पर एक कॉइन रखता है और उसको गुड बाय बोलता है। अब इसके बाद कहानी हमें कुछ साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें एक समंदर के किनारे मैरी दिखाई देती है, जो कि एकदम सही और सलामत होती है, और इसके साथ में एलिस भी होती है, जो कि काफी बड़ी हो चुकी होती है। और यहाँ पर दोनों बहुत दूर सबसे रहते हैं, और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।